जी। क्या अनुपम जी, आपको ऐसा लगता है क्या? क्योंकि एक बात ये भी सवाल निकल करके सामने आ रहा है कि इस बार दलितों का वोट ट्रांसफर इसलिए हुआ क्योंकि उनके बीच डर बिठाया गया कि आप अगर बीजेपी जीत करके आएगी तो संविधान बदल दिया जाएगा, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। इस बात का डर दलितों में बैठा और दलितों ने एंटी बीजेपी वोट ही नहीं किया, बल्कि समाजवादी पार्टी में वोट करना शुरू कर दिया। यह भी एक लॉजिक दिया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि अब फिर से तीसरी बार सरकार प्रधानमंत्री की बनी है, मोदी की, और अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो 2027 की कहानी कुछ और हो सकती है? हमने कई महिलाओं की वो लाइन भी देखी जिनको वो उम्मीद थी कि 8500 रुपए हर महीने उनके अकाउंट में आएंगे। वो फॉर्म भी उन्होंने भरा था और कई दफ्तरों के बाहर हमने चक्कर लगाते भी देखे। क्या आपको लगता है कि इस तरह का वोट बैंक इंडिया गठबंधन के साथ चिपका रहेगा? सवाल ये भी है, और ये सवाल बेहद गंभीर है। तीसरा बड़ा सवाल ये है जो कि मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या मायावती चाहेंगी कि इनके साथ इकट्ठा होकर के अखिलेश को और बड़ा नेता के रूप में पनपने दिया जाए, जिससे उनकी पार्टी बिल्कुल खत्म हो जाए और उनका जो बचा खुचा वोट बैंक है वो भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो जाए? तो भाई देखिए, मायावती क्या चाहेंगी और क्या नहीं चाहेंगी, इतने दिनों से, इतने सालों से मैं उनको देख रहा हूँ, मुझे समझ में आया मायावती क्या चाहेंगी कोई नहीं बता सकता। लेकिन जैसे एक अभी अमर उजाला ने एक आर्टिकल छापा है, मैं आपको भेज देता हूँ, आप चाहें तो इसको दिखाएं। उन्होंने बड़ा सीट वाइज बताया कि 14 सीटें ऐसी थी जहां बसपा ने भाजपा को जिता दिया, 28 सीटें ऐसी थी जहां बसपा ने सपा को जिता दिया। बाद और कैसे बाकायदा अपना जातिगत जो उन्होंने बिसात बिछाई। बांदा हमारे पड़ोस में, बांदा देख लीजिए, बांदा से उन्होंने ब्राह्मण कैंडिडेट खड़ा किया, 2.25 लाख वोट मिला उसको, भाजपा 70,000 वोट से हार गई। 28 सीटों का उन्होंने हिसाब दिया। तो ये एक नैरेटिव है, अपने अपने सोच से बनाते हैं लोग कि साहब बसपा ने इनको हरा दिया। 14 पे अगर भाजपा को जिता दिया तो 28 पे सपा को जिता दिया। हमारे उजाला का एक बड़ा डिटेल में उन्होंने आर्टिकल छापा है, टेबल बना के। मेरा जहां तक मायावती का सवाल है, उनके सामने अस्तित्व का संकट, इसमें कोई दो राय नहीं। अब उसके बाद जब आप इस तरह का बयान दे देती हैं कि साहब आगे से मुसलमानों को बहुत सोच के हमको टिकट देना पड़ेगा, तो आप मानिए कि जो एक निष्पक्ष मुसलमान बैठा है उसको भी बुरा लग जाता है, उसे बुरा लग जाता है। अरे साहब बताइए ऐसे क्या। और अब एक बात तो तय हो गई, मायावती इकलौती लीडर थी जो बाबरी मस्जिद लफ्ज का इस्तेमाल करती थी। लोगों ने बाबरी नाम लेना ही छोड़ दिया। मायावती इकलौती लीडर थी जिन्होंने हल्द्वानी से लेकर तमाम इश्यूज पे मुंह खोल के बोला। लोगों ने मुसलमानों के मुद्दे पे बोलने से डरते थे कि ऐसा ना हो साहब ध्रुवीकरण हो जाए, भाजपा को फायदा हो जाए। सब कुछ करने के बाद भी उनको मुस्लिम वोट नहीं मिला और मिलेगा भी नहीं, इसको आप समझ लें। मैं हमेशा कहता हूं मायावती को मुसलमान वोट नहीं मिलेगा। मायावती इकलौती लीडर है जो खुल के मुस्लिम वर्ल्ड, मुस्लिम इश्यूज, बाबरी मस्जिद सब पे बयान देती है। लेकिन उनको मुस्लिम वोट इसलिए नहीं मिलेगा कि जो समाजवादी पार्टी जो वादा करती है वो मायावती नहीं कर सकती। जो समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह खड़े होकर कहते हैं कि मुसलमानों को कट्टा रखने का हक है, वो मायावती नहीं कर सकती। जब समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह खड़े होकर लड़कों को कहते हैं लड़के हैं, गलती हो जाती है, बलात्कार कर दिया तो कर दिया, वो मायावती नहीं कर सकती। जब वो मायावती, ये तो मुलायम सिंह हमारे यहाँ आए थे प्रयागराज, उस समय इलाहाबाद, अतीक अहमद को खड़ा किया मंच पे, उनका अतीक अहमद गंगा मैया जितने पवित्र हैं, इसे मुलायम सिंह कह सकते। तो एक वो छूट जो समाजवादी पार्टी अपने बयानों से और अपनी अपनी गवर्नेंस से देती है, वो छूट अल्पसंख्यक कहीं नहीं पाता सिवाय सपा के। ना कांग्रेस में, ना बसपा में, ना किसी में। बसपा में तो खैर सवाल ही नहीं। अब उन्होंने ये भी कह दिया कि साहब हमको तो मुसलमानों को वोट टिकट देने से पहले 2 बार सोचना पड़ेगा। तो जो थोड़ा उनका राह सा था वो भी खत्म हो गया, उनको मुस्लिम मुस्लिम वोट बहुत मिलना नहीं। और ये जो बात अभी हो रही है ना भाजपा और समाज बसपा का तालमेल, तो अक्सर एक बात कही जाती है कि साहब मायावती जब भी भाजपा से गठबंधन करती हैं तो चुनाव के बाद करती हैं, मुख्यमंत्री बनने के लिए करती हैं। और बना 3 बार गठबंधन किया भाजपा की मदद से, 3 बार मुख्यमंत्री नहीं
और बाद में भाजपा को ठेका लगा दिया। मैंने खुद कही है। पर ऐसा नहीं है। 2013 में आप याद करें, मायावती नरेंद्र मोदी के चुनाव प्रचार में गुजरात गई और एक मंच पे अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी और मायावती खड़े थे। और 2013 में मायावती ने नरेंद्र मोदी को चुनावी मंच से क्लीन चिट दी थी, एकदम क्लीन चिट दी थी उनको सारे दंगे वंगे को। तो ऐसा नहीं है, ये वो प्रीपोल एक बार भी हो चुका है। अब ये जो बात एक हो रही है कि साहब ये मैं देखा ट्विटर पे और तमाम जगह पे सोशल साइट्स पे बहुत ढेर सारे लोग इसको कहते हैं साहब ऐसा हो जाना चाहिए, और दलितों से भी एक डिमांड उठी है और तमाम जगह से उठी है। तो मेरा मानना है कि फिर जो मैं पुरानी बात कह रहा हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी महबूबा मुफ्ती के साथ चुनावी गठबंधन कर सकती है, गठबंधन की सरकार चला सकती है, तो कौन सी बड़ी बात है। भाजपा और मायावती का भी हो सकता है। वैसे भी मायावती अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रही, और मेरा अपना मानना है कि वैसे मायावती को देखे कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। मैं ईमानदारी से मानता हूँ उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में विपक्ष, और विपक्ष से मेरा मतलब भाजपा का विपक्ष, अगर भाजपा को सत्ताधारी दल मान लिया जाए तो बाकी जितना विपक्ष है वो मुस्लिम वोट के बगैर शून्य, एक लाइन। चाहे फिर वो लालू हो, चाहे ममता हो, चाहे मायावती हो, चाहे मुलायम समाजवादी पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, एक आध स्टेट्स को छोड़ दें तो मुस्लिम वोट के बगैर विपक्ष शून्य है। और 2 बार साबित हो चुका है मायावती के बारे में, 2014, 2024 मुस्लिम वोट नहीं मिला तो शून्य पे ही चलेगी। तो भाजपा तो खैर वो जो उनकी अपनी राजनीति है, वो तो मुसलमान वोटों के साथ राजनीति कर नहीं रहे, उनकी बात आप छोड़ दें। बाकी कोई भी पार्टी अगर आप उससे मुस्लिम वोट बैंक हटा लें, अरे आप 30%, 32% वोट पाती समाजवादी पार्टी, अगर उसे 18% मुसलमान हटा दो, क्या बचा उनके पास। तो कोई भी पार्टी बिना मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति नहीं कर सकती। और अब जबकि मुसलमानों ने लगातार तीसरी चौथी बार बहुजन समाज पार्टी से, अब तीसरी चौथी बार क्या, वो 2012 में जो चुनाव जीती थी उसके बाद आज 12 साल हो गए, 12 साल में एक बार भी मायावती को मुसलमानों ने वोट नहीं दिया। उन्होंने, और ऐसा तो है नहीं कि बड़ी कल की आई नेता है कि गुस्से में कुछ भी कह दिया। उसके बाद अगर वो ट्वीट करके कह रही है कि मुझे मुसलमानों को टिकट देने में 2 बार सोचना पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है वो भी कुछ सोच ही रही होंगी ना। तो मेरा अपना मानना है कि मायावती के पास विकल्प बहुत सीमित है, और ऐसे में अगर वो भाजपा से भी समझौता करती है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक बात जिससे हम लोगों ने अपना प्रोग्राम शुरू किया था कि क्या सपा से समझौता, तो नहीं कर सकती। बिल्कुल भाई, आपको याद होगा 2014 में शून्य आया, 2019 में उन्होंने सपा समझौता कर लिया, फिर 2024 में शून्य आ गया, आगे फिर कर ले कोई बात नहीं। स्टेट की बात उस पर नहीं करता। आपके प्रोग्राम में मैं लगातार कहता रहा हूं कि अखिलेश यादव लोकसभा के खिलाड़ी नहीं है। उन्होंने लोकसभा में फिर भी एक बहुत बड़ा खेल यह कर दिया कि अकेले दम उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को बहुमत लाने से रोक दिया। अखिलेश की सीटें हटा दे तो भाजपा बहुमत हो जाता। तो ये बड़ा खेल कर दिया, बस इतना कर दिया, बहुत बड़ा कर दिया। उनके जितने क्षेत्रीय नेता हैं, किसी को, सबको संसद में 5-7 आदमी चाहिए हल्ला मचाने के लिए। बाकी हर नेता को, हर क्षेत्रीय नेता को सिर्फ और सिर्फ अपने स्टेट में सरकार बनानी हो, मुख्यमंत्री बनना है। फिर वो स्टालिन हो, चाहे ममता हो, चाहे तेजस्वी हो, चाहे नीतीश हो, चाहे मायावती हो, चाहे अखिलेश यादव हो, कोई भी आप, सबको अपने क्षेत्र में अपने यहाँ मुख्यमंत्री बनना है। और मैं हमेशा कहता रहा हूं कि लोकसभा में सपा बसपा का समझौता संभव है, 2019 में हुआ था। विधानसभा में सिर्फ दिक्कत एक ही आती है पंकज भाई, मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो मैं यही सवाल शाहनवाज जी आपसे करना चाहूंगा, और करना इसलिए चाहूंगा क्योंकि आपने ये पॉसिबिलिटी बताया कि बसपा का पॉसिबल अलायंस भाजपा से होना चाहिए। बसपा अगर अपना रेलिवेंस कायम रखना चाहती है तो उसका नेचुरल एलाई बीजेपी है, सपा नहीं है। आप ऐसा क्यों कह रहे थे, जरा इसको एक्सप्लेन करें। देखिए, 2-3 बातें हैं। एक तो अभी अनुपम जी ने कह ही दिया कि मुस्लिम वोट बीएसपी को नहीं जाता, और ये बात सही है। मैंने पहले भी आपसे कहा था, जैसे जैसे मुस्लिम इंटेलेक्चुअल होता जा रहा है, पढ़ता जा रहा है, उसे समझ में आ गया कि उसे वोट कहाँ करना है। और इस बार हमने यूपी में देखा भी था। मैंने भी आपको कहा था कि मुसलमान एकमुश्त होकर के बीजेपी के खिलाफ वोट करने वाला है, चाहे वहां समाजवादी का उम्मीदवार हो या कांग्रेस का। तब भी कई पैनलिस्ट ने कहा था कि नहीं, उनको बीएसपी के साथ जाना चाहिए, लेकिन मुसलमान नहीं वोट दे रहा है। अगर मुस्लिम वोट नहीं मिल रहा है, जो कि दिक्कत है, तो दलित वोट जो बीजेपी को शिफ्ट हो जाता है,
अगर बीजेपी के साथ बीएसपी का गठबंधन हो जाएगा तो कम से कम उनका जो कोर वोटर है वो कुछ उनको मिल जाएगा और कुछ सीटें आ जाएंगी। अगर आज की डेट में, अभी तो खैर बहुत जल्दबाजी होगा, जो परिस्थितियां हैं, अगर बीएसपी और बीजेपी का गठबंधन हो जाता है तो ये कंफर्म है कि 300 से ज्यादा सीटें ये गठबंधन लेकर के आएगा विधानसभा में। और अगर गठबंधन नहीं होता है तो मैं समझता हूं कि जो लोकसभा के नतीजे वैसे नतीजे हमें देखने को मिलेंगे। योगी आदित्यनाथ जी की या बीजेपी की सरकार जाने वाली है, ये कंफर्म होने वाला है, क्योंकि परिस्थितियां जिस हिसाब से बन रही हैं अभी। क्योंकि जो आपने भी कहा कि संविधान का एक मुद्दा आ गया था, संविधान के अलावा एक और मुद्दा है जिस पर हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो जातिगत जनगणना का मुद्दा है। अभी ये लोग विधानसभा में वो मुद्दा लेकर के आएंगे और ऐसे मुद्दे लेकर के आएंगे जिसमें दलितों को, पिछड़ों को और जो पीडीए बनाया गया है अल्पसंख्यकों को लगेगा कि हमें कुछ मिल सकता है। और जैसा आपने कहा कि महिलाएं आ गई थी, वो कांग्रेस ने वादा किया था, बात सही है। अगर आपने वादा किया तो आपके कार्यालय पे लोग आएंगे। अब उन्हें समझाना पड़ता है कि भाई आपकी सरकार ही नहीं बनी तो हम कैसे देंगे, तो वो यही इसको यूज करेंगे कि हम विधानसभा में आ जाएंगे तो विधानसभा में आपको 8,500 रुपए देंगे। दें या ना दें वो तो बात की बात है। तो मुझे लग रहा है कि ये नेचुरल अलायंस जो बनेगा, क्योंकि बीएसपी का जो वोट शेयर बट रहा है मुस्लिम समाजवादी को चला गया, कांग्रेस को चला गया, और जो दलित वर्ग है या थोड़ा अपर कास्ट है वो चला गया बीजेपी को। तो जब दो जगह बट रहा है तो दोनों में से किसी एक को तो लेना पड़ेगा। मुस्लिम आएगा नहीं तो फिर कौन रह गया? फिर अपर कास्ट रह गया या दलित वोट रह गया। वो दोनों वोट बीजेपी के साथ टैप करके आ सकते हैं, तो शायद फायदा हो सकता है। क्या आप सहमत हैं मनीष गुप्ता जी? आपकी आवाज चली गई है। मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि जो दलित वोट है वो परंपरागत रूप से पिछड़ों के साथ, स्पेशली यादव और कुर्मी के साथ जुड़ना नहीं चाहेगा। ऐसे में समाजवादी पार्टी का ये सपना ही रह जाएगा कि समाजवादी पार्टी बसपा के साथ मिलकर गठबंधन बना ले। और एक और बड़ी बात कहना चाहता हूं, कांग्रेस भी चाहती है कि लॉन्ग टर्म विजन में वो बहुजन समाज पार्टी को दूर रखे, क्योंकि उसका इस 2024 के चुनाव का जो टारगेट है वो पूरा हो गया। टारगेट नंबर 1, कांग्रेस की परफॉर्मेंस पहले से 100% बेटर हो गई। और टारगेट नंबर 2, जो मुख्य बात थी, जो अनुपम जी ने इस बात को कोट किया कि राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री पद का चेहरा मान लिया जाए। अनुपम मिश्रा जी ने कहा कि जितने बाकी सारे क्षेत्रीय नेता हैं वो सब अपने अपने क्षेत्र में विधानसभा जीतना चाहते हैं, तो जाहिर है लोकसभा के नेता बचा कौन? अरे राहुल बाबा और कौन? तो राहुल बाबा अब तयशुदा विपक्ष का चेहरा हो गए। मायावती जी के पास ना तो लोकसभा में कुछ है ना राज्यसभा में कुछ है, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी उसको बहुत ज्यादा भाव देगी, इस बात की संभावना भी कम है। तो ऐसे में बहुत बहुत ज्यादा चांस इस बात का है कि बहुजन समाज पार्टी या तो अकेले चुनाव लड़े अगला, और या फिर भाजपा के साथ रहे, या कोई और परिस्थिति बदले। मैं फिर कह रहा हूं, अभी लगभग 2.5 साल से ज्यादा का वक्त है, उसके बाद तक कोई ना कोई तस्वीर ऐसी बदलेगी कि यह चर्चा उतनी अर्थपूर्ण रह नहीं जाएगी। और तब हमें दोबारा इस विषय पर दोबारा मंथन करना पड़ेगा, दोबारा अनुपम जी को सुनना होगा, दोबारा रमेश जी को सुनना होगा, दोबारा शानबाज चौधरी को सुनना होगा, और तब यह तय होगा कि आगे का कंक्लूजन क्या निकलने वाला है, तब वो अनुमान तय हों।